गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होती है और लोकोमोशन क्या होता है। मूवमेंट हो गई जैसे हमारे जॉ हिलना, हमारी आईलेट्स, टंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम आंखें झपका रहे हैं, टंग हिल रही है, इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे मूवमेंट। लोकोमोशन किसको बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे चेंज ऑफ अ प्लेस और अ लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर लोकोमोशन। मतलब जो जिसमें चेंज हो, जैसे हो गया भागना, दौड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई लोकोमोशन में। अब इसमें लिखा है स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। मतलब इस जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जो अमीबा में होता है, इसको सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैशला और टेंटिकल्स are shown by many organisms. Human beings can move limbs, eyelids, jaws, tongues, etc. इन सब चीज़ों को हम मूवमेंट बोलेंगे। अब चेंज ऑफ अ प्लेस और अ लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट और लोकोमोशन। जैसे कि हो गया भागना, दौड़ना, कूदना, स्विमिंग, और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई चेंज ऑफ अ प्लेस और अ लोकेशन, ये सारा आ गया लोकोमोशन में। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? Example, in paramecium, cilia help the movement of the food through cytopharynx and the in location as well. इन्होंने एग्जाम्पल लिया पैरामोशियम का। पैरामोशियम क्या करता है कि वो सिलिया की हेल्प से मूवमेंट ऑफ अ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स और लोकोमोशन, इन सब चीज़ों में सिलिया हेल्प करता है। हाइड्रा क्या यूज़ करता है? हाइड्रा यूज़ करता है टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड यूज देम फॉर लोकेशन, लिम्स फॉर द चेंज इन बॉडी पोस्चर और लोकेशन एज वेल। जैसे जो हमारे पैर हो गए, ये क्या काम करते हैं? ये मूवमेंट में भी काम करते हैं, बॉडी पोस्चर में चेंज के लिए और लोकोमोशन के लिए भी काम करते हैं। तो यही लिखा है लिम फॉर द चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकेशन एज वेल, लोकोमोशन एज वेल। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी लोकोमोशन है सब मूवमेंट है, लेकिन जितनी भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है। Locomotion is generally for the search of food, shelter, mate, suitable breeding ground, favorable climatic condition or to escape from the enemy or predators. लोकोमोशन ज़्यादातर होती किस चीज़ के लिए? या तो खाने की तलाश के लिए, या जगह के लिए, या मेट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड और अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी, मतलब अपने दुश्मनों से या किसी चीज़ से भागने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए लोकोमोशन होती है। अब मूवमेंट के टाइप्स कितने? टाइप ऑफ मूवमेंट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप हैं। कौन कौन से? 3 मेन टाइप है, एम्यूबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी, दैट इज मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एक्सिबिट अ एम्यूबॉइड मूवमेंट. It affected by the pseudopodia formed by the streaming of the protoplasm as an amoeba. जैसे मैक्रोफेरेंजेस और ल्यूकोसाइट्स हो गए ब्लड में, ये क्या करते हैं? ये एमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं। और उसके अलावा स्यूडोपोडिया formed by the streaming of the protoplasm as in amoeba, cytoskeleton element like the microfilament also involved in amoeboid movement. मतलब साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स में माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो भी एमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है। ओवरऑल एम्यूबॉइड मूवमेंट कहाँ होगा? ये मैक्रोफेरेंजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, और उसके अलावा स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, इन सब में होगा एम्यूबॉइड मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट अकर इन ऑल इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलेरी मूवमेंट जो है वो सिलेरी मूवमेंट होगा हर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में, जहाँ पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम है। जैसे कि हो गया एग्जांपल के लिए ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल, और पैसेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलेरी मूवमेंट। मतलब कौन कौन से हो गए? 2। एक हो गया ट्रैकिया क्या है कि जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हमारे इसमें, जैसे हमने कोई भी ऐसे सांस लेते टाइम पे कोई भी ऐसे डस्ट पार्टिकल्स ये सब चले गए, तो उस टाइम पे क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। एक ट्रैकिया हेल्प करेगा, और ये पैसेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो सिलिएटेड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आवर
limbs, jaws, tongues, etc. require a muscular movement. The contractile property of a muscles are effectively used for the locomotion. Locomotion required a perfect coordinated activity of a muscular, skeletal and neural system. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या था? एमीबॉइड मूवमेंट कहाँ कहाँ था? एमीबॉइड मूवमेंट था मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट इन ब्लड, और स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, और साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स. यहाँ था सारा एमीबॉइड मूवमेंट. सिलियरी मूवमेंट था ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स, और पैसेज ऑफ ओवा थ्रू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. यहाँ दो था सिलियरी मूवमेंट हमेशा वहीं होगा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में, वहाँ पे जहाँ पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम है. और मूवमेंट ऑफ अ लिम्स, जॉ, टंग रिक्वायर्ड अ मस्कुलर मूवमेंट. मतलब जो ये लिम्स का, जॉ का, टंग का, इनका जो मूवमेंट है इसके लिए हमें चाहिए मस्कुलर मूवमेंट. द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द लोकोमोशन. ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स होती है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी लोकोमोशन को. लोकोमोशन रिक्वायर्ड अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल, न्यूरल सिस्टम. जो लोकोमोशन है इसको चाहिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम का. अब यहाँ आता है मसल्स. Cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. Flagellar movement help in swimming of the spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of the sponges, and locomotion of protozoans like Euglena. ये बेसिकली सिलिया और फ्लैजला हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब ये सिलिया और फ्लैजला होता क्या है ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था. सिलिया और फ्लैजला ये जो आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है ये होते हैं जिसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर. अब फ्लैजलर मूवमेंट किस में हेल्प करता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जेस, और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना. मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल origin. About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by the muscles. मतलब जो हमारा 40 to 50% ह्यूमन वेट है ये सारा का सारा 40 to 50% मसल्स की वजह से. स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. ये सारी की सारी बात हो गई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब जो हमारी मसल में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी. अब इसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल कैसी होती है? क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपाउंड ऑफ द बॉडी, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस एंड हेंस स्ट्राइएटेड मसल्स. वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एज अ वॉलेंट्री मसल्स टू. जैसे स्केलेटल मसल, इससे हमें नाम से ही समझ आ रहा है इनका क्या है, स्केलेटल कंपोनेंट से बहुत क्लोज एसोसिएशन है. इनमें स्ट्राइप्ड होते हैं, मतलब इनमें धारियाँ होती हैं, तो इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं. और ये सारे के सारा जो है ये वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. उसके बाद आती है विसरल मसल्स. विसरल मसल, ये जो स्केलेटल मसल है ये सारी की सारी किस चीज़ में होगी? प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, मतलब लोकोएशन चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी स्केलेटल मसल. अब इसके बाद आती है विसरल मसल. विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एट्सेट्रा. दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, मतलब इसमें कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, इसमें कोई धारियाँ नहीं होती, ये स्मूथ होती है. इस वजह से इसे स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं. ये नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, और इसको इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, गैमेट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक एट्सेट्रा. ये सारे के सारे इनके ये याद रहने चाहिए कि कौन सी मसल किस टाइप का लोकोमोशन कराती है, किस चीज़ में यूज़ हो रही है. स्केलेटल मसल जो है वो कैसी होगी? स्ट्राइएटेड मसल होगी, उसमें सारी की सारी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है और उसका क्लोज एसोसिएशन होता है स्केलेटल कंपोनेंट से, जो वो सारे लोकोमोशन में, मूवमेंट में इनमें हेल्प करेगी. स्केलेटल मसल है तो ये सारी की सारी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. विसरल मसल जो है ये सॉफ्ट होती हैं. सॉफ्ट मतलब स्मूथ होती हैं, इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं,
तो और ये सारी की सारी कहाँ होती है, हमारे इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारी की सारी हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये दीज आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक और गैमेट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। अब इसके बाद आती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट, असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। कार्डियक मसल आर स्ट्राइएटेड, इनवॉलेंट्री इन नेचर, नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। जैसे ये कार्डियक मसल का हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, ये क्या होती है, एक तो मसल ऑफ हार्ट एंड असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न। कार्डियक मसल आर स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री। अब उसमें जो इससे पहले हमने पढ़ा वो क्या था, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में क्या थे, स्ट्राइएशंस थे, इसलिए उनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह रहे थे। कार्डियक मसल में भी है, लेकिन इसमें क्या है, जो स्मूथ मसल थी वो इनवॉलेंट्री थी, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, जो कि नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें क्या क्या आएगा, कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री। अब इसके बाद आता है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज द नंबर ऑफ अ मसल बंडल और अ फेसिकल्स। ये मसल बंडल को फेसिकल्स कहते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड अ फेसिया, एंड ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। क्या है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल होती है, ये क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ मसल बंडल्स की जो बनी है, बहुत सारे मसल बंडल्स को ही हम फेसिकल्स कहते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, सारी की सारी एक कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से सारी की सारी जुड़ी हुई हैं, तो इन सबको हम कहते हैं मिला के दीज आर कॉल्ड फेसिया। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब हमने क्या पढ़ा कि जो ईच मसल बंडल थी कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर जो है ये इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सैक्रोलेमा। मतलब ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम कह रहे हैं सैक्रोलेमा, इनक्लोजिंग अ सैक्रोप्लाज्म। मसल फाइबर इज द सिंकाइटियम एज sacroplasm contain a many nuclei. The endoplasmic reticulum of the muscles fiber is the storehouse of the calcium ions. अभी तक हमने क्या देखा, ये क्या है, सबसे पहले ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज नंबर ऑफ अ मसल बंडल्स और अ फेसिकल्स। मतलब बहुत सारे मसल बंडल्स को, जिसमें नंबर ऑफ मसल बंडल्स हो, इनको हम बोलते हैं फेसिकल्स। ये सारे के सारे एक कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हैं, जिसको हम बोलते हैं फेसिया। अब ये जो मसल बंडल्स है, इनमें मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर्स इज ए सिंकाइटियम, सैक्रोलेमा कंटेन अ मेनी न्यूक्लियाई। और ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन है, जिसको हम सैक्रोलेमा कहते हैं। सैक्रोलेमा के अंदर क्या होगा, सैक्रोप्लाज्म। अब इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। मतलब सारा का सारा इसको बोलते हैं हम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। किसको बोलते हैं, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सैक्रोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सैक्रोप्लाज्म। बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट होंगे सैक्रोप्लाज्म में, जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का। ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, इसी को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। अब ईच मायोफिब्रिल हैज अ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। अभी ये जो मायोफिब्रिल्स है, ये डार्क बैंड्स होते हैं और लाइट बैंड्स होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसे होते हैं। और इनमें जो ये स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन अ एक्टिन कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। ये जो लाइट बैंड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिन, या फिर आई बैंड, या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। जो डार्क बैंड होता है उसको बोलते हैं ए बैंड, या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड जो होता है मायोसिन।
अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि एनाइजोट्रॉपिक है तो वो एक्टिन होगा, क्योंकि ये भी ए से है वो भी ए से है, ऐसा नहीं है, इसका ऑपोजिट है। एक्टिन जो है लाइट बैंड है, लाइट बैंड है, आई से स्टार्ट है, आई बैंड भी कहते हैं जिसे, और आइजोट्रॉपिक बैंड है। जो डार्क बैंड है वो ए और या फिर एनाइजोट्रॉपिक विच कंटेन अ मायोसिन। अब ये है फिगर 20.1। इसमें दिखाया है क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द मसल शोइंग मसल बंडल और मसल फाइबर्स। इसमें क्या है, ये जो ये जा रही है ये सारी की सारी रेड रेड, ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ये देखो ये है सैक्रोलेमा, ये जो अंदर बने हुए हैं ये सारे, ये गोल गोल, ये सारे हैं मसल फाइबर्स। ये इन्होंने इसको और इनलार्ज करके दिखाया, ये सारे के सारे ऐसे हैं अंदर से, ये सारे के सारे हैं, ये जो सेंटर में बने हुए हैं ये सारे हैं मसल फाइबर्स, जिसको हम मसल सेल्स कहते हैं। और ये पूरा जो है, ये पूरा इसको कहते हैं फेसिकल या फिर मसल बंडल। हमने देखा कि मसल बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, बहुत सारे मसल फाइबर है, और इन मसल फाइबर के ऊपर जो एक लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं सैक्रोलेमा। ये है सैक्रोलेमा, ये स्टार्टिंग, ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम सैक्रोलेमा, जिसके अंदर सैक्रोप्लाज्म है, ठीक है। हमने देखा कि ये जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की वजह से, वो होता है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो प्रोटीन होता है वो सारा लाइट बैंड होता है, जिसको हम आई बैंड भी कहते हैं या आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। डार्क बैंड जो होता है वो ए बैंड होता है या फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है, और विच कंटेन अ मायोसिन। प्रोटीन आर अरेंज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। ये अभी हमने देखा था, प्रोटीन्स आर अरेंज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं ये सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं एज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थोड़ा पतला होता है कम्पेयर टू मायोसिन, एंड कॉमनली नोन एज थिन और अ थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्टिन को बोलेंगे हम थिन फिलामेंट और मायोसिन को बोलेंगे हम थिक फिलामेंट। In the center of each eye band as a elastic fiber that is Z line और bisect each। ये जो लाइट बैंड्स हैं, लाइट बैंड के बीच में से एक सेंटर में से इलास्टिक फाइबर जा रहा होगा जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, जो इन दो आई बैंड्स को आधा आधा डिवाइड कर देता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। द थिन फिलामेंट आर firmly attached to the Z lines, and the thick filament in the A band also held together in the middle of these bands thin fibrous membrane called a M line. The thick filament in the A band also held together in the middle of the band by the thin fibrous membrane called a M band. And A and I bands are arranged alternately. ये हमने देखा कि पहले एक ए होगा फिर आई होगा फिर ए होगा फिर आई होगा, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सेक्रोमेयर। अब इन्होंने कहा है कि दो सक्सेसिव जेड लाइन मतलब एक और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली जेड लाइन होगी, इनके बीच का जो पूरा है इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम सेक्रोमेयर कहते हैं। सेक्रोमेयर जो जेड लाइन है ये क्या है, ये थी जो लाइट बैंड बन रहा है ना, लाइट बैंड में जो इनको सेंटर से कट कर रही है। सेंटर ये हमने ऊपर देखा ना कि आई बैंड, ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड अ जेड लाइन विच बाइसेक्टेड। मतलब जेड लाइन जो है वो आई बैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब इनके सेंटर से होके जा रही है। तो एक जेड लाइन और फिर उसके बाद आएगा डार्क बैंड, फिर आएगी दूसरी वाली आई बैंड जिसके बीच में एक जेड लाइन जा रही होगी। दो जेड लाइन मिलाकर पूरे के पूरे क्या बनती है, वो बनती है सैक्रोमेयर। इन द रेस्टिंग स्टेट edges of the thin filament on the either thick filament partially overlap the free end of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. The central part of the thick filament not overlapped by the thin filament is called H zone.
ये जो सेंटर का पार्ट होता है जहाँ पर ये थिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड जेड जोन। अब ये जैसे फिगर में देख के ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये है फिगर, ये क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये वाला लाइट बैंड है। लाइट बैंड के बिल्कुल बीच में से देखो ये जेड लाइन जा रही है, जेड लाइन जा रही है। इन्होंने क्या बताया कि जेड लाइन जो है वो आई बैंड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये सेंटर से पास हो रही है, ये है जेड लाइन। अब यहाँ से ये जेड लाइन एक हो गई, ये यहाँ तक हो गई, ये बीच में आ गया पूरा डार्क बैंड। उसके बाद में फिर ये लाइट बैंड और लाइट बैंड के बीच में से ये जेड लाइन, इन दोनों जेड लाइन के बीच का ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होता है सेक्रोमेयर। ये पूरा हो गया सेक्रोमेयर। अब इसमें देखो ये जो बीच का ये वाला पार्ट है, ये जो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा होता है एच जोन। ये देखो इसमें बी में भी हमें सेम वही सेक्रोमेयर का दिया हुआ है। ये यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि ये क्या था, पूरा ऊपर वाली जैसे हमने देखी ये जेड लाइन है, तो जेड लाइन के बीच का ये पूरा एरिया था सेक्रोमेयर। सेक्रोमेयर में जो पार्ट ओवरलैप नहीं करता ये होता है एच जोन। यहाँ पे ये पूरा इधर पे जेड लाइन के बीच में इधर कौन सा होगा, ये होगा आई बैंड, इधर भी आई बैंड, और ये बीच का होता है डार्क बैंड। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। उससे पहले अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।